हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का समायोजन। सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि समायोजन किसे कहते हैं। एक लाइन में इस बात को क्लियर कर दूं, समायोजन का मतलब होता है जोड़ना। समायोजन का मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, दो तीन संधारित्रों को एक साथ लाना, इसी का नाम समायोजन है। सबसे पहले मैं तुम्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस बात को। मान लो हमारे पास 5 लीटर पानी है और हमारे पास जो बर्तन है वो 2 लीटर का है, एक बर्तन 1 लीटर का है, एक बर्तन 2 लीटर का है। इस तरह के हमारे पास बर्तन है और हमें क्या करना, 5 लीटर पानी को डालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों बर्तनों को भरना पड़ेगा, तब जाकर 5 लीटर पानी आ पाएगा। किसी एक बर्तन में 5 लीटर भरूं ये संभव नहीं है। यानी जब पानी ज्यादा हो और बर्तन छोटा हो तो फिर 2-3 बर्तनों को एक साथ जोड़कर बड़ा बर्तन बना लेते हैं। सेम एयर, संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का काम होता है आवेश को इकट्ठा करना। संधारित्र का काम होता है आवेश को इकट्ठा करना। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके ऊपर हम आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं। संधारित्र का काम ही आवेश को इकट्ठा करना होता है। अगर मान लो हमारे पास ज्यादा आवेश है और संधारित्र छोटा है, संधारित्र पर कम आवेश इकट्ठा हो सकता है, आवेश हमारे पास ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये एक संधारित्र है, इस संधारित्र की कैपेसिटी कितनी है, ये संधारित्र अपने ऊपर 30 आवेश को इकट्ठा कर सकता है। हमारे पास फिलहाल कितना आवेश है, 50। इस संधारित्र के ऊपर 30 हो सकता है, हमारे पास 50 है। हम क्या चाहते हैं, 50 के 50 को इकट्ठा करना। तो क्या करना चाहिए, एक संधारित्र और लाओ, एक के ऊपर नहीं तो 2 के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे 5 लीटर पानी भरना चाहते हैं तो एक बर्तन में नहीं आया तो कुछ दूसरे बर्तन में भर दो, दूसरे में भी नहीं आया तो तीसरे में भर दो। समझे नहीं क्या? तो यानी जब हमारे पास आवेश ज्यादा होता है और संधारित्र की कैपेसिटी कम होती है तो फिर हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़कर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहां से ये तो पता लग गया कि समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और समायोजन क्या होता है, इस बारे में अब सुने। 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम समायोजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम समायोजन करना कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार इस बात को लिख दूंगा, लिखेंगे सब बच्चे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन कहलाती है। आपस में जोड़ने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। आज की वीडियो में जो तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं श्रेणी क्रम पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार सुन लेंगे मसला क्या है। किन्हीं 2 संधारित्रों को या 2 से अधिक संधारित्रों को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार ये है, मान लो हमारे पास ये 2 मार्कर है, इन दोनों को इस तरह से जोड़ते चले जाओ, एक तीसरा मार्कर यहां, तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन का नाम होता है श्रेणी क्रम। एक संधारित्र ये, इसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक लाइन बना दो संधारित्र की, इसका नाम होता है श्रेणी क्रम। जैसे और एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लो हमारे पास ये तार के टुकड़े, ये एक तार, 2, 3, इन तारों को एक साथ जोड़कर एक लंबा तार बना दो। इन तारों को एक साथ जोड़कर एक लंबा तार बना दो तो इस जोड़ने की प्रक्रिया का नाम हुआ श्रेणी क्रम। इन जोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या हुआ? श्रेणी क्रम। दूसरा, अगर मान लो हमारे पास ये 3 तार के टुकड़े हैं, इन 3 तार के टुकड़ों को मैं इस प्रकार जोड़ दूं, एक तार का टुकड़ा, दूसरा और तीसरा, इसको यहां पर, इसको यहां पर, इन्हें यहां पे जोड़ दूं, इन्हें यहां पे जोड़ दूं, तो इस क्रम का नाम है समांतर क्रम। जैसे मार्कर, ये मार्कर है, ये इसके ऊपर दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर, तीनों को एक साथ जोड़ दो तो इसका नाम होता है समांतर क्रम। एक संधारित्र ये, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार रख के जोड़ देंगे तो इसका नाम होता है समांतर क्रम, और इस प्रकार रख के जोड़ देंगे तो इसका नाम होता है श्रेणी क्रम। क्लियरिटी आ गई एकदम देसी लैंग्वेज में।
अब आज हम बात करने किसकी जा रहे हैं दोस्त, श्रेणी क्रम की। तो आज का हमारा मुद्दा श्रेणी क्रम है। अब हम इसे पढ़ाएंगे कि श्रेणी क्रम होता क्या है, किस तरीके से होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो नई धारिता निकल के आएगी वो कितनी होगी। यार पहले किसी भी टॉपिक को करने के लिए ना फिजिक्स में मुद्दे को क्लियर कर लिया करो कि मसला क्या है। हमारे पास एक संधारित्र था, इसकी अपनी कुछ धारिता है, दूसरा संधारित्र था, इसकी अपनी कुछ धारिता है, तीसरा संधारित्र है, इसकी अपनी कुछ धारिता है। तीनों की जोड़कर कितनी आवेगी वो आज निकालना चाहते हैं फॉर्मूले में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब तीन संधारित्रों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कुल कितनी धारिता निकल के आवेगी उसका फॉर्मूला भी आज मुझे निकालना है। बात क्लियर है। आओ शुरू करते हैं श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। ये हमारे पास पहला संधारित्र है, सब बच्चों का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। ये हमारे पास पहला संधारित्र है। इस संधारित्र की धारिता मान ली मन ने कितनी, C1। ये संधारित्र की पहली प्लेट है, संधारित्र की दूसरी प्लेट है। ये संधारित्र की क्या है, पहली प्लेट। ये संधारित्र की क्या है, दूसरी प्लेट। ये पहला संधारित्र है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दो, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दो। बोर्ड पे फोकस होना चाहिए। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दो। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं तो प्राप्त होने वाला क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसे मान लो इसकी दूसरी को इस वाले की दूसरी को इससे अगले वाले की पहली से जोड़ दो तो प्राप्त होने वाला क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम। एक बार दोबारा सुनो। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं, मैं बोर्ड पे देख के पढ़ रहा, ध्यान चाहता हूं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं तो प्राप्त होने वाले क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा, उसके बाद लिखवाया जाएगा। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं तो इसी क्रम को कहते हैं हम श्रेणी क्रम। कोई दिक्कत, लिखना शुरू करते हैं। जब यहां लिखो, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले की दूसरी, ये तार है वो जिससे जोड़ा जा रहा। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले या फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं तो प्राप्त क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम कहलाता है। तो प्राप्त क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। माना C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जिनको हमने चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा है। माना C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जिनको हमने चित्र के अनुसार कहीं में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ रही भाई। माना C1, C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जिन्हें हमने चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित कर देते हैं। अंतिम संधारित्र की, ये अंतिम संधारित्र है, इसकी यह दूसरी प्लेट है, इसको क्या कर दिया हमने, भूसंपर्कित कर देते हैं। क्योंकि संधारित्र ऐसा होता है ना, तुमने पढ़ा होगा, ये होता है संधारित्र,
एक प्लेट और दूसरी धरती से जुड़ी हुई, एक प्लेट और दूसरी वाली प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई। पृथ्वी से जुड़े होने का मतलब होता है भूसंपर्कित। इसमें कॉम्बिनेशन में कैसे करना है भाई? कॉम्बिनेशन में सबसे आखिरी का जो संधारित होगा ना, उसकी जो सबसे आखिरी की प्लेट होगी यानी दूसरे नंबर की, उसको जोड़ देना है पृथ्वी से। यही तो बात लिखी मन ने, अंतिम संधारित की दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित कर देते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं चित्र को, ध्यान चाहता हूं बोर्ड पे। जब पहले संधारित की दूसरी प्लेट को अगले संधारित की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं तो इसी क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित हैं जिनको चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में लगाया गया है। लेकिन ध्यान रहे, अंतिम संधारित की दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित करके रखते हैं। अंतिम संधारित की दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं, भूसंपर्कित क्यों करना पड़ता है, ये सब मैटर मैं जब संधारित पढ़ाया था तुम लोगों को उस समय अच्छी तरह क्लियर कर चुका हूं। और इस बात को आज भी तुम जी जाओगे अगर बोर्ड में फोकस करोगे तो। कोई भी बात इस बात को जहरे बिठा कर मत बैठा रहोगे मैंने लास्ट वीडियो में देख रखी, मुझे पिछले वाला टॉपिक पता नहीं, बस क्लास में बोर्ड पे फोकस चाहता हूं। एक एक बात हम क्लियर करके चलेंगे। क्लियरिटी आ गई? अब देखो शुरू करते हैं प्रोग्राम। अब आगे की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए थोड़ी सी बेसिक बात पुराने वाली पता होनी चाहिए। एक बार मैं उसे रिपीट कर दूं फिर हम स्टार्ट करते हैं। आओ देखते हैं एक बार क्या पता होनी चाहिए। हमें ये बात पता होनी चाहिए, मान लो हमारे पास ये संधारित्र है और इस संधारित्र की ये प्लेट कहाँ जुड़ी हुई है, पृथ्वी से। हेलो, ये प्लेट कहाँ जुड़ी हुई है, पृथ्वी से। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि अभी वो पृथ्वी से नहीं जुड़ी हुई है। जब मैं पहली प्लेट को प्लस का क्यू आवेश दूंगा, जब मैं पहली प्लेट को प्लस का क्यू आवेश दूंगा तो प्रेरण होगा, प्रेरण की घटना घटेगी। जो दूसरी प्लेट है ना उसके अंदर वाले पृष्ठ पर अपने आप ही माइनस का क्यू आवेश पैदा होगा और बाहर वाले पृष्ठ पर भी अपने आप प्लस का क्यू आवेश पैदा होगा। क्योंकि भाई यो इस तार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरी प्लेट इस तार के माध्यम से जुड़ के कहां कनेक्ट है, पृथ्वी से। एक बात फोकस करो, ये तार जहां कनेक्ट होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस प्लेट से एक तार होता हुआ यहां कनेक्ट किससे है, पृथ्वी से। तो ये आवेश उस तार में को होता हुआ कहां चले जाएगा, पृथ्वी में। ये बेसिक कंसेप्ट आ गया ना, तो आज वाला उंगलियों पर आ जाएगा। जब पहली प्लेट को प्लस का क्यू आवेश दूंगा ना तो दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस का क्यू आवेश पैदा होगा, लेकिन प्लस का क्यू आवेश जो बाहर की तरफ पैदा होने वाला था वो उस तार में को होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा। हाँ या ना? अपने वाले में देखिए एक बार। जब पहली प्लेट को प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है, हेलो ध्यान चाहता हूं बोर्ड पे, जब पहली प्लेट को प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश पैदा हो जाता है। परंतु बाहर वाले पृष्ठ पर जो प्लस का क्यू आवेश पैदा होता है वो इस तार में को होता हुआ दूसरे की पहली प्लेट पर चला जाता है। वो इस तार में को होता हुआ दूसरे की पहली प्लेट में चला जाता है, धरती में नहीं जानेगा, क्योंकि वो तार जिसमें जुड़ा उसमें तो जाएगा। अब फिर यही प्रक्रिया होगी, यहां क्या पैदा होगा अपने आप ही, माइनस का, और जो बाहर प्लस का पैदा होगा उस तार में को होता हुआ यहां आ जाएगा। फिर क्या प्रक्रिया होगी, फिर अंदर ऑटोमेटिकली प्रेरण द्वारा माइनस पैदा होगा, लेकिन जो अब की बार प्लस का पैदा होगा वो चला जाएगा भूमि में। आ गया सब प्लेटों पर आवेश निकालना। इस बात को एक बार सब बच्चे सुन भी लेंगे। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस का क्यू आवेश पैदा हो जाता है, जबकि बाहर वाले पृष्ठ पर उत्पन्न धनावेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। यह प्रक्रिया अंत तक चलती रहती है और सबसे आखिरी संधारित्र की बाहर वाले पृष्ठ पर जो धनावेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। सबसे आखिरी संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ पर जो धनावेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है।
इतनी बात समझ में आ रही? इस बात को हम लिखना चाहते हैं, सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। जब पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण से दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर इतना ही माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ पर जो धनावेश उत्पन्न होता है वह तार में को होता हुआ C2 की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया अंत तक चलती रहती है और अंतिम संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ पर जो धनावेश पैदा होता है वह पृथ्वी में चला जाता है। यह है दोस्त कंसेप्ट। एक बार फिर मैं दोबारा से तुम्हें चित्र में बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से, अगर तुम्हारे फिजिक्स में कंसेप्ट पे पकड़ है ना दोस्त, तो कोई भी चीज़ नहीं रटनी पड़ती, 1% नहीं रटना पड़ता। ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट तुम्हें सबसे आसान लगने लगेगा अगर तुम सीख कर चलोगे। क्या कहा हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे पास 3 संधारित्र है, एक का नाम C1, दूसरे का नाम C2 हेलो, और तीसरे का नाम C3। इसकी दूसरी प्लेट को उसके पहले से जोड़ दो, इसकी दूसरी को उसके पहले से जोड़ दो, और उसकी दूसरी पृथ्वी से जोड़ दो। अब ध्यान चाहता हूं, पहले को हमने क्या दिया, प्लस Q आवेश, प्रेरण की घटना हुई, इस दूसरी के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस Q आवेश पैदा हो गया। लेकिन जो बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस Q आवेश पैदा होता रहा, वो साथ के साथ क्या करता रहा, वो तार में को होता हुआ इस पर आ गया। फिर यहां भी घटना घटी, अंदर वाले पृष्ठ पर क्या पैदा हुआ, माइनस का Q आवेश, लेकिन जो बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस Q आवेश पैदा हुआ वो यहां आ गया। फिर इस पर भी वही घटना घटी, अंदर वाले पृष्ठ पर क्या पैदा हुआ, माइनस Q आवेश, लेकिन अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ पर जो धनावेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। ये हमने लिखवाया है। बताओ बात क्लियर है क्या? अब देखो सर, विशेषता क्या है, खास बात क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से खास क्या हुआ, विशेषता क्या है, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। यार एक बार जरा तुम ध्यानपूर्वक देखो, जितना आवेश मैंने इसको दिया उतना ही आवेश इस पर आया, उतना ही आवेश इस पर आया, क्योंकि वही तो आवेश आ रहा ना प्रेरण के द्वारा, उतना ही आवेश इस पर आया। यानी जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं संधारित्रों को तो उनकी प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान रहती है। जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश इस पर, उतना ही आवेश इस पर। धारिता चाहे किसी की कितनी भी हो, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है और कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश मतलब जो आवेश हमने दिया, पता भी लग रहा नहीं। हमने कहा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए
सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है। पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है तथा कुल आवेश Q के बराबर होता है। कुल आवेश Q के बराबर होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? एक बार सब बच्चे फॉर्मूला देखो, Q बराबर क्या है CV? हेलो, Q बराबर क्या है CV? Q बराबर क्या है CV? ये C1 ये C2, क्योंकि दोनों के आवेश बराबर होने चाहिए ना। ये दो संधारित्र है, इनके दोनों के आवेश बराबर है, लेकिन धारिता भिन्न भिन्न है, तो विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, तभी तो इनकी गुणा करके समान आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 100 लाना है, आवेश दोनों केस में कितना है? 100। दोनों केस में आवेश का मान कितना है? 100। इसकी धारिता 5 है, इसकी धारिता 10 है। इसकी धारिता 5 है, इसकी धारिता 10 है, तो इसका विभवांतर कितना करोगी? 100 हो जा। इसका विभवांतर 20 करना पड़ेगा और इसका विभवांतर 10 करना पड़ेगा, तब गुणा करके 100 आएगा। यानी अगर आवेश समान है तो विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। देख लो गुणा भाग। अरे आवेश दोनों का 100 है, लेकिन दोनों की धारिता तो भिन्न भिन्न है, एक की धारिता 5 एक की 10, तो गुणा करके 100 ही आवे तो विभवांतर को बदलना पड़ेगा ना। अगर दोनों का विभवांतर बराबर कर दूंगा तो 10 पंजे 50 बैठ रहा। हाँ या ना? और रटने वाले भी सुन लेंगे जो रटते हैं बातों को। अगर Q समान है तो V भिन्न होगा, और अगर V समान है तो Q भिन्न होगा। इतना याद कर लो, कंसेप्ट से समझते हो तो यहां से बता दिया हमने कहा Q समान होता है तो फिर भिन्न भिन्न क्या होगा बताओ? भिन्न भिन्न होगा विभवांतर। इसकी प्लेटों का विभवांतर V1, इसकी प्लेटों का विभवांतर V2 और इसकी प्लेटों का विभवांतर V3। दूसरा पॉइंट, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V भिन्न भिन्न होता है तथा कुल विभवांतर के बराबर होता है। कुल विभवांतर के बराबर होता है, यानी V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों विभवांतर का जोड़ बराबर कुल विभवांतर। ये हमारा अभी तक जो पढ़ा है उसका फॉर्मूला निकल के आया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अपने आप से सवाल करो, करने क्या चले थे दोस्त? हम करने चले थे श्रेणी क्रम के लिए टोटल धारिता का व्यंजक स्थापित करना। यानी जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इन तीनों की धारिता का कुल जोड़ कितना आएगा, उसे बोलते हैं तुल्य धारिता। हम इस डेरिवेशन में निकालने चले थे तुल्य धारिता। एक बार फिर सुन लो, हमारे पास 3 संधारित्र है, तीनों की धारिता अलग अलग है। जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कुल कितनी धारिता बन के आवेगी, उसे कहते हैं C तुल्य धारिता। हमें कुल धारिता निकालनी थी, निकल क्या गया? विभवांतर। निकालनी थी धारिता, निकल गया विभवांतर। तो अब किसी तरीके से इस विभवांतर को धारिता में बदलेंगे, किसी तरीके से विभवांतर के सूत्र को धारिता में कन्वर्ट करेंगे। हमें धारिता में आंसर चाहिए। पकड़ पा रहे हो मुद्दा क्या कह रहा मैं? ओके, बड़ा सिंपल है, 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लेंगे बस कि कैसे कन्वर्ट होगा। तुम लोगों ने यार पहले एक फॉर्मूला पढ़ा जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, Q बराबर CV नहीं पढ़ा था क्या? तो अगर मैं यहां से V का मान निकाल लूं तो Q बटे C नहीं आने का क्या? बोलो हाँ या ना? और अगर मैं यहां से V1 का मान निकाल लूं तो वो Q बटे C1 आएगा। V1 का मान कितना होगा? Q बटे C1। कुछ लोग सोच रहे हो Q1 बटे C1 क्यों नहीं लिख रहा? भाई Q1 बटे C1 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि विशेषता क्या कहती है कि सबका आवेश बराबर है। यहाँ Q1 Q2 का लफड़ा नहीं है, इसका आवेश भी Q, इसका आवेश भी Q, इसका आवेश भी Q। समझ पा रहे? तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं यहाँ मान रखता हूँ Q बराबर CV, तो V बराबर कितना होता है? Q बटे C। इस फॉर्मूले की सहायता से मान रखो तो V बराबर आ गया, बोल बे
Q बटे C1, यहाँ पे Q बटे C2 और यहाँ पे Q बटे C3। भाई V1 की जगह Q बटे C1, इसी प्रकार V2 की जगह Q बटे C2, V3 की जगह Q बटे C3। देखिए ऊपर से Q कॉमन आ रहा है दोस्त, 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3। ये Q यहाँ कहीं में है गुणा में, इधर कहीं में आएगा भाग में, तो V बटे Q बराबर 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3। जहाँ V बटे Q बराबर, V माने होता है कुल विभवांतर, V माने क्या है कुल विभवांतर, और Q माने है कुल आवेश, कुल माने टोटल आवेश, कुल विभवांतर बटे कुल आवेश। आओ एक बार बोर्ड पे देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला था Q बराबर CV, था नहीं था? एक बार इसको यहाँ लेके आओ, Q बटे C बराबर कितना V, इसको यहाँ ले जाओ, तो 1 बटे C बराबर V बटे Q, यानी V बटे Q मान किसका होता है 1 बटे C का। नहीं समझ में आया इतना गुणा भाग? बायोलॉजी वाले बच्चे सोचते हैं यार हमारे से कहाँ से हो जाएगा इतनी बड़ी गुणा भाग। चलो सिंपल वे में समझ लो दोस्त, यहाँ V कहीं में है बताओ गुणा में, इधर कहीं में आएगा भाग में, तो Q बटे V बराबर C, Q बटे V बराबर C। इसको देखियो, ये तो V बटे Q है, वहां Q बटे V आ रहा है, यहाँ V बटे Q आ रहा है, उसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया बताओ, V बटे Q बराबर 1 बटे C। यानी कुल विभवांतर बटे कुल आवेश जो होगा ना वो 1 बटे C तुल्य के बराबर होगा, क्योंकि 1 बटे C माने धारिता और तुल्य माने टोटल, टोटल माने कुल। जब कुल विभवांतर को कुल आवेश से भाग करेंगे तो 1 बटे C कुल आवेगा, कुल मतलब टोटल। समझे नहीं क्या? अरे V बटे Q का फॉर्मूला क्या है 1 बटे C, तो V बटे Q तो 1 बटे C होने वाला था ना, तो C कौन सा होगा? अरे C1 तो पता लग गया पहले का है, C2 तो पता लग गया दूसरे का है, लेकिन ये C किसका है? ये सारों का जोड़ है, सारों का जोड़ है मतलब तुल्य है। समझे नहीं? तुल्य है ये, तो लिख दूं बस यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 बटे C तुल्य बराबर 1 बटे C1, 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये है हमारा फॉर्मूला, ये होता है श्रेणी क्रम का सूत्र। कुछ लोगों को अगर यहां लिखा हुआ दिख नहीं रहा तो मैं वहां लिख के दिखा दूं, 1 बटे C तुल्य थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दूं, इससे दिख जावे, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये होता है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की टोटल धारिता निकालने का फॉर्मूला। अगर उसने हमें 2-3 संधारित्र दिए और कहा इनकी टोटल धारिता निकाल के दिखा, तो मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये था आज का कंसेप्ट। 1 मिनट इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए सरकार, एक न्यूमेरिकल भी इसके साथ ही करा के दिखाता हूं। कुछ लोग न्यूमेरिकलों से बड़े भागते हैं। आजकल एनसीईआरटी बेस पैटर्न जो यूपी बोर्ड का हो गया, वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन है दोस्त कि थ्योरी के क्वेश्चन के साथ ही न्यूमेरिकल लग के आ, तो तुम अब भाग नहीं सकते कि न्यूमेरिकल छोड़ दो तो काम चल जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल भी करने आने चाहिए। क्या है इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। उसने हमारे से कहा कि 2 माइक्रोफेरेड तथा 3 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनकी धारिता ज्ञात करो। तो कितना आसान न्यूमेरिकल है। एक संधारित्र ये, एक संधारित्र, तो C1 का मान दे दिया 2 और C2 का मान दे दिया 3। देखो कुछ लोग इतने बहमी होते हैं, मतलब दिमाग इतना ज़्यादा लगाते हैं कि 3 संधारित्र क्यों नहीं दिए इसने, फॉर्मूला तो 3 का निकलवाया था, 2 ही संधारित्र क्यों दिए, फॉर्मूला गलत हो गया दिखे। भाई एग्जाम्पल लेके चला था, चाहे 15 जोड़ लो, 25 जोड़ लो, 50 जोड़ लो, 100 जोड़ लो, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर 4 जुड़ दे तो क्या फॉर्मूला था, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस 1 बटे C4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हमने अब की बार कितने संधारित्र दिए? 2, तो मैं 2 के लिए अप्लाई करता हूं। तो तुल्य धारिता कितनी होगी बताओ? C तुल्य बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। 1 बटे C तुल्य बराबर 1 बटे
2 प्लस 1/, कुछ लोग सोचे माइक्रोफेरेड क्यों छोड़ दिया। अरे माइक्रोफेरेड मात्रक होता है, फॉर्मूले में गुणा भाग करते समय मात्रक नहीं रखा करते हम। ओके, आ जाओ आगे। ये तुम्हारे अंदर का फोबिया है न्यूमेरिकलों को लेकर कि यो क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते। ध्यान दो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3, इधर क्या चल रहा 1/c तुल्य बराबर, अब देखो गुणा, इसकी इसमें 3 एकम 3, इसकी इसमें 2 एकम 2, इन दोनों की आपस में 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/c तुल्य बराबर 3 और 2 कितने 5, 5/6। कुछ लोग कहेंगे आंसर, हमें c तुल्य का मान निकालना है, 1/c तुल्य का नहीं निकालना। कुल धारिता पूछी उसने, ये तो 1 तुल्य आ रहा ना। अब दोनों पक्षों का उल्टा कर दो, जब इधर का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा c तुल्य, उधर का 6/5 माइक्रोफेरेड आंसर। ये है प्रोसेस दोस्त, एकदम सिंपल, नोट करेंगे इसको। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा श्रेणी क्रम में धारिता कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे समांतर क्रम का मसला क्या है। एक बात जहन में पहले बिठाओ, श्रेणी क्रम समांतर क्रम के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आते हैं, कंपटीशन में जरूर आते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।